तो दोस्तों जो थर्ड राइट है कंज्यूमर का वो है राइट टू चूज, यानी कि गुड्स को चूज करने का अधिकार कि कंज्यूमर कौन सी गुड्स लेना चाहता है, क्या वो ले सकता है या नहीं। ठीक है, देखो एक चीज बताइए, क्या किसी भी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स को चूज करने का अधिकार है या नहीं? क्या वो अपनी मर्जी से कोई भी गुड्स परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता है? भाई मेरी मर्जी में कोई भी गुड्स परचेज कर सकता हूँ। मैं मार्केट में गया शॉप पे, तो मेरी मर्जी आएगी, मैं जो गुड्स परचेज करूंगा। क्या कोई शॉपकीपर मुझ पे कोई कंडीशन लगा सकता है? क्या वो मुझे रोक सकता है किसी भी गुड्स को परचेज करने से? नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक राइट होता है, राइट टू चूज। हम कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, कई बार जो दुकानदार होते थे ना, वो क्या करते थे, कंज्यूमर के साथ कंडीशन लगा देते थे। क्या लगाते थे? कंडीशन, कि अगर आप ये गुड्स परचेज कर रहे हो ना, तो आपको ये वाली गुड्स भी परचेज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको टूथपेस्ट परचेज करनी है ना, तो आपको ब्रश भी परचेज करनी पड़ेगी, टूथ ब्रश। समझा रहा है? तो आपको दोनों चीजें साथ साथ परचेज करनी पड़ेंगी। अरे मेरे पास ब्रश है, मुझे केवल क्या चाहिए? टूथपेस्ट। लेकिन दुकानदार ने क्या लगा दी? कंडीशन। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा जो अधिकार है, यहाँ पे मेरा जो चॉइस है, मुझे केवल क्या चाहिए? टूथपेस्ट। तो मुझे साथ में क्या लेनी पड़ रही है बताइए? ब्रश। तो यहाँ पे बताओ क्या हो गया मेरे साथ? फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई, नुकसान हो गया ना मेरा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक राइट बना दिया। कौन सा? राइट टू चूज। अब कोई भी दुकानदार क्या नहीं कर सकता? कंज्यूमर के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, उसके साथ कंडीशन नहीं लगा सकता। कंज्यूमर अपनी मर्जी से जो गुड्स है ना वो परचेज कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई भी सेलर, कोई भी दुकानदार उसको रोक रहा है, उसके साथ कंडीशन लगा रहा है, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है इस राइट को यूज करके। समझ में आ गया? राइट टू चूज क्या होता है? कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स ए सर्विस इन वॉट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस हैज द राइट टू चूज। कोई भी पर्सन हो, चाहे लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, जेंडर कोई भी हो, बच्चा हो, ठीक है, तो वो कुछ भी गुड्स परचेज कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक केस स्टडी है, प्रैक्टिकल, उसको समझते हैं, है ना। मतलब इस कंसेप्ट को उस केस स्टडी से समझते हैं। क्या है बताइए? एक केस स्टडी है, यहाँ पे एक लड़की है अभिरामी, वो स्टूडेंट है, उसने क्या कर दिया? कोचिंग सेंटर में फीस जमा करवा दी 2 साल की। कितनी? 61,020, 61 यानी कि 61,000, इतनी फीस जमा करवा दी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो कोर्स कर रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, उसको 1 साल बाद क्या हुआ, महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा जो पैसा है वो भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है। तो उसने क्या किया, 1 साल बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट से फीस वापस मांगी। 1 साल बाद कि आप मुझे, 1 साल तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, अब 1 साल की फीस मुझे वापस कर दो। अब क्या हुआ, कोचिंग ने मना कर दिया कि मैं आपको फीस वापस नहीं दूंगी, मैंने आपसे पहले बोला था, एडवांस लिया था, हम आपको फीस वापस नहीं करेंगे, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, फीस वापस नहीं होगी। तो हुआ क्या, कोचिंग ने क्या कर दिया, उसको फीस देने से डिनाई कर दिया। अब हुआ क्या, उस अभिरामी ने क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ क्या कर दिया, उसकी कंप्लेन कर दी। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन कमीशन। आपको मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये एक कोर्ट होता है जहां पे कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, ये हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर दिया, कंप्लेंट कर दी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बताओ क्या किया, 28,000 रुपए का कंपनसेशन लगा दिया। किसके ऊपर? कोचिंग के ऊपर। उसने बोला कोचिंग को कि अब 28,000 रुपए इस लड़की को दो, ये इसका अधिकार है, क्योंकि वो, उसको कोचिंग पसंद नहीं आ रही, वो 1 साल उसने पढ़ाई की, 1 साल की फीस को वापस रिफंड करो। अब क्या हुआ फिर भी उसने नहीं माना, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं माना। अब कोचिंग ने क्या किया, कोचिंग ने नेशनल स्टेट कमीशन पे, यानी कि इससे ऊपर वाले, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर वाले कमीशन पे फिर से क्या कर दिया, अपील कर दिया। अपील किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है ना, उसके जो क्या आया था, उसका जो रिजल्ट आया था ना, उसके खिलाफ उसने बोला स्टेट कमीशन को कि ऐसे ऐसे है। स्टेट कमीशन ने कोचिंग को क्या बोला, स्टेट कमीशन ने कोचिंग को ये बोला, उसके ऊपर और फाइन लगा दिया। आप देखो, मतलब जो आपके जो कोचिंग है ना, उसने अपील की स्टेट कमीशन पे, है ना, और स्टेट कमीशन ने उसकी अपील को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया कि आपकी जो ये, आप जो अपील कर रहे हो, आप जो ये बोल रहे हो, ये सब आपकी क्या है, ये बातें बकवास है ना, आपको इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। किसको? अभिरामी को। अच्छा, उसने क्या कर दिया, स्टेट कमीशन ने 28,000 रुपए तो देने थे ही, 1 साल की फीस वापस,
उस पे उसने एक्स्ट्रा चार्ज 25,000 रुपये और लगा दिए फाइन के। किसने? स्टेट कमीशन ने। किसके ऊपर? कोचिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? बकवास बाजी कर रहे हो तुम यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हो दोबारा से, जो कि तुम्हारे जो कंप्लेंट है वो बकवास है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो बेसिकली। 25,000 रुपये ये लगा दिए एक्स्ट्रा, 28,000 रुपये के अलावा। वो तो फीस थी, वो तो वापस करनी है उसको। किसको? अभिरामी को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, है ना। और 7,000 रुपये किसके लगा दिए? लिटिगेशन कॉस्ट। एक चीज बताइए, लिटिगेशन कॉस्ट क्या होती है? कानूनी एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटी। तो उसमें क्या होते हैं? काफी सारे कागज वगैरह होते हैं, उसमें कॉस्ट लगती है। तो इसका खर्चा हुआ होगा अभिरामी का, ठीक है। तो उसको वो इसने बोला स्टेट कमीशन ने कि आप इसको 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे देना अभिरामी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 28,000 रुपये फीस वापस करनी पड़ेगी, 25,000 रुपये की फाइन लगा दी और 7,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ आपका? अच्छा, ये किसके थ्रू हुआ बताइए? ये हुआ राइट टू चूज के तहत। मतलब इसको पता था अभिरामी को कि हमारे पास एक अधिकार है राइट टू चूज, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अगर ये कोई भी हमारी चॉइस का अधिकार क्या करता है? हमसे छीनता है ना, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जैसा अभिरामी ने यहाँ पे कर दी उसके खिलाफ कंप्लेंट, ठीक है। उसको क्या मिल गया? उसको जस्टिस मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था बताइए? राइट टू चूज। ये हमारा राइट था जो कि चॉइस का था, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा राइट। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट राइट है जो कंज्यूमर को मिला हुआ है वो है राइट टू सीक रेड्रेसल। यानी कि अब देखो क्या होता है कि कंज्यूमर के साथ कभी भी क्या हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है। जैसे मान लो कि कंज्यूमर को सेफ्टी नहीं दी गई, कंज्यूमर को कोई गलत सामान आ गया कंज्यूमर के पास। भाई आप हो, मैं हूँ, कंज्यूमर हूँ, मेरे पास कोई गलत सामान आ गया, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी सेलर ने, और जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। तो मैं क्या करूंगा? उसकी फाइल करूंगा, कंप्लेंट फाइल करूंगा। तो मैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। उसका मेरे पास क्या है? राइट है कि राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने इसका हमको क्या दे दिया? एक अधिकार दे दिया कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हैं? कंप्लेंट कहाँ फाइल करें? कोई जगह तो होगी ना कि जहाँ पे हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई मर्डर होता है तो उसके हम कंप्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, जस्टिस कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी कंप्लेंट कहाँ फाइल करें? तो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट होती है वो फाइल होती है कंज्यूमर कोर्ट्स में। जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड्रेसल कमीशन। क्या बोलते हैं? रेड्रेसल कमीशन। इसके नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला जो है ना उसमें देखेंगे। तो उसके बाद होता है स्टेट कमीशन, उसके बाद होता है नेशनल कमीशन। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें कोई कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर कैन कंप्लेन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन। तो कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है जो अनफेयर है, जो सही नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? वो कंप्लेंट कर सकता है। कहाँ पे? कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन में, जो कि 3 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ठीक है। इफ एनी डैमेज इज डन टू ए कंज्यूमर ही हैज टू राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज। अगर उसका कोई नुकसान हुआ है ना कंज्यूमर का, तो वो कंप्लेंट फाइल करके उस क्या कर सकता है? उस डैमेज की क्या कर सकता है? कंपनसेशन ले सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, डैमेज का अमाउंट कितना होगा वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डैमेज पे। कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ डैमेज पे, ठीक है। अब ये जो कंप्लेंट फाइल करनी है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे साथ कोई चीटिंग हो गई, ठीक है, अब मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है कंपनसेशन लेने के लिए, तो मैं उस कंप्लेंट को कैसे फाइल करूं? इस बात को समझाने के लिए हमारे सामने क्या है? एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? प्रकाश की स्टोरी। प्रकाश की स्टोरी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर के क्या करें? अपनी कंप्लेंट फाइल करें, ठीक है। तो देखिए, अब क्या था, एक प्रकाश नाम का बंदा था। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। प्रकाश पोस्ट ऑफिस चला गया अपने डॉटर को मनी भेजने के लिए, ठीक है, ओके। प्रकाश कम टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच। अच्छा, प्रकाश को बाद में पता चला कि उसने जो पैसा भिजवाया था अपनी बेटी के पास वो पहुंचा ही नहीं, जिस डेट को पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा ही नहीं, ठीक है। प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, प्रकाश पोस्ट ऑफिस में गया पूछने के लिए कि मेरा जो पैसा था जो मैंने बेटी को भिजवाया था वो कैसे नहीं पहुंचा, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड। पोस्ट ऑफिस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब हुआ क्या? प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस।
अब क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस ने तो रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, रिप्लाई दिया नहीं, तो प्रकाश कहाँ चला गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास चला गया। अब ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? सर आपने तो बताया था जो कंज्यूमर होता है वो अपना जो केस होता है वो फाइल करता है रेडरेशल कमीशन पे। कहाँ पे? रेडरेशल कमीशन पे। तो ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। देखो एक्चुअली क्या होता है कि केस तो कहाँ फाइल होता है, केस तो फाइल होता है कहाँ पे, रेडरेशल कमीशन पे। लेकिन केस कैसे फाइल करना है इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रकाश हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे साथ चीटिंग हो गई और मुझे पता ही नहीं है केस कहाँ पे फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है। तो उसकी हेल्प कौन करेगा ये सारी चीज बताने के लिए कि आपको केस यहाँ पे फाइल करनी है, केस ऐसे फाइल करना है, ठीक है, इसकी ये प्रोसेस होती है। तो उसके लिए क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे संस्था बना रखी है, कुछ ऐसे ऑफिस बना रखे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। वहां पे जाके कोई भी बंदा पता कर सकता है कि केस ऐसे फाइल करना है, केस, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ फाइल करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और रेडरेशल कमीशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले प्रकाश कहां पे चला गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास चला गया। वहां से उसने ये पता किया, किसके लिए, एडवाइस के लिए। वहां से उसने ये पता किया कि केस कहां पे फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश कहां पे चला गया, कंज्यूमर रेडरेशल कमीशन के पास चला गया, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि केस कहां फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। तो उसने वहां पे क्या कर दिया, केस को फाइल कर दिया, कहां पे, रेडरेशल कमीशन पे। द कमीशन सेंड नोटिस टू अदर पार्टी। अब जो कमीशन था वहां पे, रेडरेशल कमीशन, उसका जो जज था उसने क्या कर दिया, नोटिस भिजवा दिया, किसको, पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। उसने पोस्ट ऑफिस को क्या भिजवा दिया, नोटिस भिजवा दिया कि आप हमारे पास क्या हो जाओ, कोर्ट में हाजिर हो जाओ। द ही हिमसेल्फ प्लेड्स द केस इन कमीशन ऑफिस। अब जो वो बंदा था प्रकाश, प्रकाश ने खुद कोर्ट में क्या लड़ा, अपना केस लड़ा। चाहे तो वो वकील भी क्या कर सकता था, हायर कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपना केस खुद लड़ा वो। तो ही हिमसेल्फ प्लेड्स द केस इन कमीशन ऑफिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्गुमेंट्स। हुआ क्या उसके बाद कि जो जज था, जो उस कमीशन का जो जज था, उसने क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया दोनों पार्टी को, ठीक है। और जो दोनों पार्टी थे ना, उसका जो आर्गुमेंट थे उसको भी क्या किया, उन्होंने सुना। और बाद में क्या हुआ, उसने जज ने अपना फैसला सुना दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस तरीके से क्या हुआ बताइए, ये पूरी प्रोसेस है। इस तरीके से प्रकाश ने क्या किया, प्रकाश से चीटिंग हुई, उसने काउंसिल के पास गया वो एडवाइस के लिए, फिर वहां कहाँ पे गया, वो कमीशन के पास गया, वहां पे केस फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स हुए, वहां पे क्या हुआ, लास्ट में क्या निकल के आ गया, वहां पे रिजल्ट निकल के आ गया कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है और कौन गलत है। तो ये क्या थे हमारे पास, राइट टू सीक रेडरेसल, ठीक है। इसके बाद हम एक को राइट बचा हुआ है, उसको देखते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट राइट है जो कंज्यूमर को मिला हुआ है वो है राइट टू रिप्रेजेंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंज्यूमर के पास एक अधिकार होता है कि यदि उसको खुद को कुछ भी नहीं पता ना कि कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है, कैसे कहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है, उसको नॉलेज नहीं है मतलब, तो क्या कर सकता है, वो दूसरे बंदे की हेल्प ले सकता है। मतलब कोई उसको दूसरा बंदा, कोई दूसरी संस्था उसको क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक होता है रेडरेशल कमीशन। केस कहाँ फाइल होते हैं, रेडरेशल कमीशन में, ठीक है। अच्छा, जहां पे अपन को अगर नॉलेज लेनी है कि केस कैसे फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है, तो वो कहाँ लेते हैं अपना एडवाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइस तो देते ही हैं, लेकिन साथ में वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर उनको लगता है ना कि जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज नहीं है, ये अकेला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा बताओ, कि अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है नहीं, लेकिन जो अगर साथ में एक बड़ी संस्था होती है ना तो वो जस्टिस दिला सकती है किसी कंज्यूमर को। तो यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को लगता है कि ये जो कंज्यूमर है वो अकेला है, इसके साथ चीटिंग हुई है, इसको न्याय दिलाना जरूरी है, तो वो उसको क्या करती है, कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है, एडवाइस करती है और साथ में उसको रिप्रेजेंट भी करती है, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू रिप्रेजेंट। तो कंज्यूमर को एक राइट मिला हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बार। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर फोरम। आपको पता है कि कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, और जैसे कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुए तो क्या बन गए थे, बड़े बड़े संस्था बन गई थी। उन बड़े बड़े संस्था ने मिलकर क्या बना दिया, एक काउंसिल बना ली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर फोरम। इसका काम ही क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का काम क्या था,
उपभोक्ता को न्याय दिलवाना, उपभोक्ता को न्याय दिलवाना। समझ आ गया? तो ये क्या करते हैं, ये जो काउंसिल होती है ना, ये क्या करती है, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करती है। कहाँ पे? कोर्ट में। कोर्ट का मतलब रेडरेसल कमीशन में। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। तो ये क्या करती है, गाइड करती है। ये जो काउंसिल होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, कंज्यूमर फोरम। ठीक है, तो ये क्या करती है, कंज्यूमर को गाइड करती है कि कैसे केस फाइल करना है, कहाँ पे केस फाइल करना है। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन दिस कमीशन। अच्छा, क्या करती है, देखो आगे ना यहाँ पे कि जो काउंसिल होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को क्या करती है, इन कमीशन पे, रेडरेसल कमीशन में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, these organization also receives financial support from the government for creating awareness among people। अच्छा, जो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है ना, ये गवर्नमेंट फंडेड होती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी हेल्प करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। क्योंकि ये क्या कर रही है, ये कंज्यूमर्स को क्या कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। क्या कर रही है, अवेयर कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये तो क्या हो गई अपने पास, इसकी बात हो गई बेसिकली। अच्छा, हुआ क्या बेसिकली, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है तो वो अपना केस कहाँ पे फाइल करता है, रेडरेसल कमीशन में फाइल करता है। और रेडरेसल कमीशन कितने होते हैं बताइए, 3 तरह के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अंडर कोपरा, अब कोपरा पता है आपको, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर कोपरा ए 3 टायर कोजी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब कोपरा एक्ट के थ्रू 3 तरह के क्या बना दिए गए, कोर्ट बना दिए गए, 3 तरह के कमीशन बना दिए गए कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए। कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अच्छा, क्या यहाँ पे कोजी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जो एक हद तक, कुछ हद तक क्या है, जुडिशियल है, पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरीके से क्या नहीं है, जुडिशियल नहीं है। पूरी तरीके से जुडिशियल तो कौन है, जो कंप्लीटली जस्टिस के जो कोर्ट है वो तो कौन से है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो है कंप्लीट कोर्ट। तो ये क्या है, कोजी है। कोजी मतलब कुछ हद तक, केवल ये जो कंज्यूमर्स की जो शिकायत है वही क्या करते हैं, सुनते हैं। मतलब पूरी तरीके से क्या नहीं है, कोर्ट नहीं है। समझ में, कि जस्टिस कोर्ट नहीं है। ओके, तो अब 3 तरह के कोर्ट कौन से हो गए, पहला कौन सा हो गया, अच्छा ये जो कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इनके अमाउंट फिक्स है। ठीक है, कैसे कैसे, मतलब इनकी जो क्लेम की अमाउंट होती है, जैसे मान लो कि मेरे साथ चीटिंग हुई, अब मेरी जो अमाउंट है वो है मान लो 50 लाख रुपए क्लेम की, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो मुझे बताइए मैं कौन से कोर्ट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इनकी अमाउंट फिक्स है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तभी जाना चाहिए जब आपकी क्लेम की अमाउंट कितनी हो, 1 करोड़ तक। अच्छा, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो स्टेट लेवल कमीशन बना हुआ है, और 10 करोड़ से ज्यादा हो क्लेम की अमाउंट तो कहाँ पे जाना है फिर, नेशनल कमीशन पे। ये तो हो गया आपकी अमाउंट, समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी अमाउंट होगी 12-15 करोड़ क्लेम की और आप कहाँ पे जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जा रहे हो स्टेट कोर्ट में, ऐसा नहीं, सीधे कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, नेशनल कमीशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो हमारी अमाउंट थी कितनी, 10 लाख रुपए, हम कहाँ चले गए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे चले गए, लेकिन वहां से हमको क्या नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कोर्ट ने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या कर दिया हमको, हमारे पक्ष में क्या नहीं दिया, हमारे फेवर में क्या नहीं दिया, डिसीजन नहीं दिया, तो हम उसकी कंप्लेंट कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे। समझा क्या? तो डिस्ट्रिक्ट से नेशनल पे जा सकते हैं, नेशनल से सॉरी स्टेट पे जा सकते हैं, और स्टेट से अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कहाँ जा सकते हैं, नेशनल पे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था बताइए, बेसिकली राइट टू रिप्रेजेंट। तो हमारे राइट्स तो क्या हो चुके हैं बताइए, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। छोटा सा टॉपिक है। देखो हमने ये तो पढ़ा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन अब बात ये करते हैं कि कैसे हम एक जागरूक कस्टमर बने, जागरूक कंज्यूमर बने, यानी कि जिसको सब कुछ नॉलेज हो, वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। ये कैसे सीखे हम, लर्निंग कैसे बने हम। तो इस टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इसको कि हाउ टू बिकम ए कॉन्शियस कंज्यूमर। हम कैसे कॉन्शियस कंज्यूमर बने, जागरूक उपभोक्ता बने जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, अगर सब कुछ पता होगा तो हम क्या ले सकते हैं, अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज रिलेटेड टू एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल टू बिकम ए वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। ये जो टॉपिक है ना, किससे रिलेटेड है, नॉलेज को एक्वायर करने से। भाई नॉलेज एक्वायर करेंगे कहीं से तभी तो हम क्या बनेंगे, वेल इन्फॉर्म्ड या फिर कॉन्शियस कंज्यूमर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे।
ठीक है। तो अब नॉलेज कैसे मिले हमको, उसकी बात करते हैं। देखो अब कैसे मिले, दो तरीके हैं इसके कि पहला क्या है, द एनेक्टमेंट ऑफ कोपरा हैज लेड टू द सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो आपका जो कोपरा है ना, कोपरा कोपरा ने क्या कर रखा है बेसिकली, गवर्नमेंट में कंज्यूमर्स अफेयर्स को क्या कर रखा है, वो बना रखे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स। किसके लिए, कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, जिसका काम ही है कंज्यूमर को जागरूक करना। किसको जागरूक करना, कंज्यूमर्स को जागरूक करना, आपको जागरूक करना, मुझे जागरूक करना। तो जो ये डिपार्टमेंट्स है ना, ये कंज्यूमर अफेयर्स, ये क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या चलाते रहते हैं, पोस्टर्स बनाते रहते हैं, कैंपेन चलाते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या करते हैं, ये जो कंज्यूमर अफेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस। जैसे वो क्या करते हैं, पोस्टर्स निकालते रहते हैं। जैसे पोस्टर्स कौन सा, जागो ग्राहक जागो, आपने देखा होगा कि काफी टाइम तक ये जो पोस्टर रहा था, किसने निकाला, तो गवर्नमेंट ने अपने एक टैगलाइन निकाली थी, ठीक है, कि जागो ग्राहक जागो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बताइए, कंज्यूमर्स को एक जगाने का तरीका हो गया, कॉन्शियस बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या है, एक होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही है ना, तो गवर्नमेंट की उसको अप्रूव चाहिए। ठीक है, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवेशन के वो उसको बेच नहीं सकती। तो गवर्नमेंट की अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्या बना रखे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ मार्क बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, साइन, ये इसको बोल सकते हैं मार्क। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट पे वो गवर्नमेंट का साइन है ना, ठीक है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सही है। तो हमको उन जो वो मार्क है ना, जो साइन है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 3-4 तरह के मार्क होते हैं, जैसे ISI, एग मार्क, होल मार्क, +F, इस तरीके के। ठीक है, अब जैसे फूड है, फूड के लिए क्या लगता है बताइए, +F। तो अगर आप किसी भी फूड के खाने पे क्या है बताइए, +F है, तो उसको समझ जाना कि वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। समझ गए। तो ये बताइए क्या है, ये एक कॉन्शियस कंज्यूमर की निशानी है। मुझे पता है कि अगर किसी फूड पे, पैकेजिंग फूड पे +F है, तो मतलब वो प्रोडक्ट सही है। तो बताइए क्या है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो मतलब मैं कॉन्शियस हो गया ना यहाँ पे। तो बताइए ये क्या है, बताइए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसके थ्रू क्या मिलती है बताइए, कंज्यूमर्स को नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जागरूक होता है। जैसे हॉलमार्क है, हॉलमार्क किसका होता है, गोल्ड का। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जागरूक ही नहीं है वो। ठीक है, हॉलमार्क किसके लिए होता है, सोने चांदी के लिए। सोने चांदी पे हम देखते हैं ना, तो किसका देखते हैं, हॉलमार्क का देखते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। समझ गए, ऐसे अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हमको क्या मिलती है, एक कॉन्शियसनेस मिलती है, हम एक जागरूक उपभोक्ता बनते हैं। ठीक है, अच्छा नोट, इट इज नॉट द कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोडक्ट। जो ये आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये हर किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सबके रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सेफ्टी पर्पज के लिए होते हैं, सेफ्टी पर्पज, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट हो गए, खाने से पेट खराब होता है, तो उसके लिए हॉलमार्क जरूरी है, +F। आपका जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट मकान बनता है, तो सीमेंट खराब होगी तो मकान पूरा खराब हो जाएगा, ढह जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, तो हो गया। इस तरीके से मेडिसिन हो गई। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जरूरी होता है, हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बताइए, दो तरीके हो गए, एक तो गवर्नमेंट कैंपेन पोस्टर्स हो गए, दूसरा गवर्नमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।